हेलो सीटेट स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है पटना मिशन क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है, प्रत्येक दिन हम आप सभी के लिए जो है स्पेशल सीटेट से संबंधित महत्वपूर्ण पेडागोजी के सवाल लाते रहते हैं। साथ ही साथ आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक्स भी बताए जाते हैं, जिससे आप आसानी से सीटेट को क्रैक कर सकते हैं। जरा सवाल देखेंगे और उसको टेक्निक्स को पकड़ने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से इसको बनाएंगे कि आपका रिजल्ट आसानी से हो जाएगा। सवाल को देखिए जो है ना, और उसको बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। भाषा के अर्जन के विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी होती है? आपको एक बात ध्यान देना होगा, बच्चे के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि होती है उसकी प्रारंभिक बाल्यावस्था। कैसे? सबसे पहले जब बच्चा जन्म लेता है तो विकास की जो प्रक्रिया होती है वो गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलती रहती है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि बच्चे जो है ना कहीं सामाजिक परिवेश में भाषा को सीखते हैं, और उस परिस्थिति के अनुसार जब वह बेहतर तरीके से बोलने चालने में एक तरह से समर्थ हो जाता है तो बेहतर तरीके से जो है ना उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे कि आप सपोज दैट मान सकते हैं कि अगर किसी भी बच्चे को, जैसे कि अगर वो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, अगर उसको जन्म से ही अगर किसी अंग्रेजी माध्यम या आप कह सकते हैं विदेशों में जैसे इंग्लैंड में अगर उसको रख दिया जाए तो कहीं न कहीं उसकी पृष्ठभूमि जो है अंग्रेजी से संबंधित हो जाएगी। तो इसका मुख्यतः विवरण इस दृष्टिकोण से दिया जा सकता है कि जन्म पूर्व अवधि में उसका मुख्यतः काम नहीं है। मुख्यतः जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, ठीक है, वो जो है ना मानी जाती है। तो ये खास करके जो है ना 6 वर्षों तक के लिए जो है ना प्रारूप एक तरह से तय किया हुआ है। आप सबको बात ध्यान रखना होगा, भाषा के अर्जन और विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवस्था कौन सी होती है, ठीक है, ये बात आप लोग को हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था। जन्म पूर्व अवधि नहीं होगा, ठीक है। मध्य बाल्यावस्था, इस समय तक परिपक्व विद्यार्थी या कोई भी जो है ना जो सीखने के लिए जो होता है लर्नर्स, वो कह सकते हैं एक छोटे बच्चे के लिए जो है ना ये कॉन्सेप्ट मूलतः जो तैयार होता है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था। इसके बाद इसी को परिपक्वता हासिल करता है। किशोरा अवस्था में तो सामान्य तौर पे सभी भाषा में जो है निपुणता हासिल कर लेता है। तो खास करके मुख्यतः जो चीज़ चाहिए वो क्या है, वो प्रारंभिक बाल्यावस्था है। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा अर्न्स्ट कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? नैतिक विकास की अवस्था में कभी भी प्रसुप्ति अवस्था नहीं होगी। कहने का मतलब प्रसुप्ति मतलब एक तरह से आप उसको कह सकते हैं जागृत नहीं है, वो कहीं न कहीं शांत है, वैसी अवस्थाएं नहीं संभव होगी। ध्यान दीजिएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये भी नहीं होगी, क्योंकि अमूर्त स्वरूप भी आगे चलकर उसका यूज होता है। उद्योग बनाम अधीनता अवस्था ये भी नहीं होगा। आपको सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, समाज से संबंधित जब अभिविन्यास होते हैं तभी जाकर के वह प्रस्तावित नैतिक विकास उसका हो सकता है, क्योंकि समाज में नैतिकता एक इम्पोर्टेंट घटक होते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। आपको पॉजिटिव वर्ड भी बहुत देखना है। एक ट्रिक्स भी आप लोग को बताए हैं, ध्यान रखिएगा, ये सदैव ध्यान रखिएगा कि नो नेगेटिव, ठीक है, नो नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ठीक है, बी पॉजिटिव, ये बात आपको सदैव ध्यान में रखना। नकारात्मक नहीं, सकारात्मक, ठीक है, ओनली नोट, ठीक है, केवल नहीं, ये सब बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक्स है, ठीक है। और ये आपको कहीं ना कहीं अलग करने की प्रक्रिया भी नहीं करनी है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यहीं पर आपको पता चल गया कि यहाँ पर जो है ना जेंडर अवधारणा जो है ना, जेंडर पक्षपात जो है ना जरूर किया जा रहा है। जेंडर पहचान नहीं, पर जेंडर पहचान तो ऐसे ही पता चलता है, लेकिन समानता, जेंडर समानता भी नहीं होगी। जेंडर समरूपता, ये समानता की बात कर रहा है, ये भी नहीं होगी। लेकिन जेंडर का पक्षपात जरूर है। समान तौर पे इस समय सहभागिता जो कक्षे होते हैं उसमें जो है ना जेंडर पक्षपात करना मूर्खतापूर्ण व्यवहार होते हैं, ठीक है। ऐसे आचरण उचित प्रतीत नहीं होते हैं। पेडागोजी के अनुसार आप सभी को ये बात ध्यान रखना है, सामान्य भी विशेष परिस्थिति में भी आप इसको अलग नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए कौन सी पद्धति प्रभावशाली? कम करने के लिए अगर कह रहा है तो जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना नहीं। जेंडर पृथक आप कर दे तो फिर वहाँ पे उस सामूहिकता कहाँ रही? जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना, जी नहीं। जेंडर पक्षपात के बारे में विस्तार पूर्वक आप परिचर्चा करेंगे तब यह आपका समस्या दूर हो सकता है, ठीक है। आप सभी को पता है NCF 2005 में भी ये बताया गया है।
आगे है निम्नलिखित में किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए चिंतन, सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तु पर महत्व दिया। ये आप लोग का वाइगोत्स्की का सिद्धांत है, ये ध्यान रखिएगा। वाइगोत्स्की ने कहा था कि चिंतन जो है ना सभी भी बच्चों के सामाजिक मानसिक विकास के एक प्रक्रिया के दौरान विकसित होने का संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण व्यवहार को प्रदर्शित करता है। जो चिंतन बेहतर रखते हैं कहीं ना कहीं वो आगे उसका बेहतर होने की संभावना जाता है। वो सांस्कृतिक विषय वस्तु से भी संबंधित होते हैं, क्योंकि सामाजिक परंपरा से सभी बच्चे जुड़े होते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा से। कहीं ना कहीं वो बेहतर तभी होंगे जब उसका समाज अच्छा होगा। आप सभी को पता होगा कि खास करके जहाँ पर वैसे समाज रहते हैं, खास करके जैसे कि आप किसी भी अन्य गतिविधियों में या निम्न गतिविधियों में लिप्त समाज, तो वहाँ की सांस्कृतिक गतिविधियाँ उसी तरह की रहती हैं, तो बच्चे पर प्रभाव भी बुरा ही पड़ता है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, जिक्सा पहले करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है। स्वयं से कह रही है, इसका मतलब खुद से कह रही है, वो अपने आप से कह रही है, यानी स्वयं अपने आप को विचार को व्यक्त करने का बात कर रही है कि नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला। स्वयं से पूछ रही, यह वाला नहीं, अपने से, यह वाला बनी, देखो गाढ़े रंग वाला, अपने से पूछ रहे, किसी और को कहने का जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे में वाइगोत्स्की के किस प्रकार संबोधित करते हैं? व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना कदापि नहीं, पाठ ढांचा नहीं, आत्मकेंद्रित नहीं होगा, लेकिन व्यक्तिगत जरूर होगा। व्यक्तिगत यानी स्वयं से वार्ता, यानी व्यक्तिगत वार्ता हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल ध्यान दीजिएगा, बच्चों को संकेत देना। जब आप संकेत दे रहे हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा, उसको कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ के बारे में प्रारूप बता रहे हैं, एक प्रकार का ढांचा दे रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, ऐसे करना, कहीं ना कहीं वो ढांचा से संबंधित होगा। मॉडलिंग से, अनुबंध से नहीं, प्रबलन से संबंधित नहीं हुआ, वह पाठ होगा, यानी पाठ यानी ढांचा। ये एक इम्पोर्टेंट पैटर्न्स है, आपको ध्यान रखना होगा पेडागोजी में। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित व्यवहारों में कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? ध्यान दीजिएगा, परिकल्पित, यहाँ पर परिकल्पित नहीं, मूर्त अवस्था को बता रहा है, यानी जो आपके सामने स्वरूप में जो परिलक्षित हो रही है वैसी। तो यहाँ पर है तर्क संध्यात्मक विचार, ये नहीं होगे, परिकल्पित नहीं होगी, ठीक है। संरक्षण कक्षा समावेशन, हाँ ये हो जाएगा। बताइए क्यों होगा? क्योंकि समावेशी कक्षा आज के एजुकेशन का एक इम्पोर्टेंट गुणधर्म है। जब समावेशी कक्षा देते हैं बच्चे बेहतर तरीके से सीखते हैं, और कहीं न कहीं उस चीज़ को चाहे वो किसी खिलौने के जरिए से समझाना हो या किसी भी आप TLM के जरिए से बताना हो, कहीं न कहीं वो बेहतर सीखते हैं, ठीक है। तो उसमें एक संरक्षण होते हैं, कक्षा समावेशन होता है, यानी एक दूसरे से मिला हुआ रहता है, सभी के एक दूसरे को सीखने का अवसर पर्याप्त होता है। प्रतीकात्मक खेल कदापि नहीं होगा। आस्थागत अनुकरण सदैव यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि अनुकरण कहने का मतलब आपके सेम टू सेम कार्बन कॉपी करना होगा, जो कि कदापि नहीं होगा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी पियाजे द्वारा संरचना संबंधित है? ये देखिए, स्कीमा वर्ड एक ध्यान दीजिएगा, एक इम्पोर्टेंट वर्ड है। स्कीमा कहने का मतलब है आप उस बच्चे को एक विशेष परिस्थिति के अनुसार से समझाते हैं, उसके बारे में कहीं न कहीं आप थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं, तब बच्चे उस पर बेहतर तरीके से कर पाते हैं। यही है स्कीमा, ठीक है। अवलोकन अधिगम नहीं होगा, अनुबंधन नहीं होगा, प्रबलन नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल देखते चलिएगा, कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, आपका आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या? अच्छा, क्या है आकलन का प्राथमिक उद्देश्य? आप सभी को इसके बारे में सोचिए। क्या आप बच्चे को अगर उससे किसी कमजोरियां रहेंगी तो क्या उसको दंड दे सकते हैं? नहीं। आकलन किसी भी प्रकार से विद्यार्थियों के लिए उत्तम, एक तरह से उसके जो गुणात्मक सुधार होते हैं, ठीक है, वो कहीं न कहीं बेहतर तरीके से करना है, उसके त्रुटियों को दूर करने का प्रयास करना। विद्यार्थियों की श्रेणी, आप फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन या कोई या अन्य कैटेगरी वाइज उसको जो है ना आप अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों को स्पष्ट, भ्रांतियों को समझना, ध्यान दीजिए, यही चीज़ आपका सबसे संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता और भ्रांति जो है उसको समझना। उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण कदापि नहीं करना, पास या फेल या उसको नंबर के आधार पर जो है ना तय नहीं करना, ये चीज़ गलत है। ये सभी आपको नेगेटिव थॉट हो जाते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते चलिए क्या है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि एक निश्चित, अब यहीं पे खुद ही बोल दिया निश्चित, बुद्धि एक निश्चित योग्यता नहीं है, बुद्धि को असीमित जो इसकी कैपेसिटी होती है। बुद्धि को
यानी किसी मानकीकृत पैमाने पर द्वारा आप रख सकते हैं जी नहीं। बुद्धि को आप एक सिर्फ संकेत दे सकते हैं आईक्यू के जरिए से कि आपका आईक्यू लेवल क्या है, लेकिन उसको पूरी तरह से जो है ना प्रमाणित नहीं किया जा सकता या मापा नहीं जा सकता। बुद्धि एकात्मक कारक और एकांकी, बुद्धि एकांकी नहीं है, ये बहुआयामी है, ये बात आपको सदैव ध्यान रखना है। बुद्धि बहुआयामी है तो जटिल योग्यताओं का एक समूह है। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। रूही हमेशा समस्या के लिए एक अधिक समाधान के बारे में सोचती है, एक से अधिक समाधान के बारे में सोचती है। तो इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक भी होते हैं, यानी जेन्युइन होते हैं। तो रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही, यानी कहीं न कहीं वो अपने अच्छे गुणों का सोच विचार कर बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है, तो वही तो सृजनात्मक होती है। सृजनात्मक मतलब अपने नवीन विचारों को जन्म देना, अपने आप को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करना, नए नए सीखने के अवसर जो है ना तैयार करना, यही सृजनात्मक है। ठीक है, बच्चे के अंदर जिसका ये क्षमता बेहतर रहता है, कहीं न कहीं वो बच्चा अपने मानसिक स्तर में भी बेहतर होता है। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, वंचित समूह के बारे में बोल रहा है, सहभागिता कम होना है। आपको क्या करना है, विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। ऐसे सब आप मास्टर को भी बोल सकते हैं कि आप योग्य नहीं हैं। सीटेट में सीधा सा बोलता है क्वेश्चन कि हम ऐसे पेडागोजी को देंगे जो कि आप पॉजिटिव माइंडसेट लेकर रहेंगे। एग्जामिनर और सेटर भी यही चाहते हैं कि आप सदैव पॉजिटिव रहें बच्चे को लेकर। इस स्थिति में जैसे एक स्वीकार कर लेना चाहिए, कदापि नहीं। ठीक है, इन विद्यार्थियों में अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, कदापि नहीं। और खास करके ऐसे सब ट्रिक्स बेस भी होते हैं। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बड़ा ऑप्शन होता है वो भी आपका ट्रिक आंसर होता है। हम आपको बहुत सारे ट्रिक्स भी बताएंगे आगे चलकर। अपनी शिक्षण पद्धतियों पर विचार करना चाहिए, तो बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। जी हाँ, ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिए। एक समावेशी कक्षा, फिर से समावेशी कक्षा हो गया। ठीक है, और एक शिक्षक को विशेष शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए, तैयार नहीं करना चाहिए। तो शिक्षक किस काम का, उसको भगा दीजिए। कभी कभी तैयार करना चाहिए, जी नहीं, कभी कभी नहीं। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, जी हाँ। तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए, कदापि नहीं। आप हतोत्साहित नहीं होंगे। ठीक है, सदैव आप बेहतर करने का प्रयास करेंगे। एक शिक्षक के लिए सीखना कभी खत्म नहीं होता है। पठन वैफल्य जो है, ठीक है, डिसलेक्सिया जो बीमारी होती है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये आप सभी को पता होगा जो है ना, डिसलेक्सिया बीमारी के बारे में ही बताया गया है तारे जमी पर। ठीक है, मूलतः एक ऐसी जो न्यून अवधान विकार होती है, नहीं, ठीक है, अब सारी चिंतन पढ़ने में धारा प्रवणता नहीं होती, धारा प्रभाव पढ़ने की अक्षमता, जी हाँ, यही होती है। वो धारा प्रभाव नहीं पढ़ सकता है, या तो उसको उल्टा नजर आता है, या इस तरह की परिस्थितियों में वो बेहतर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो खास करके इसको धारा प्रभाव पढ़ने की अक्षमता को डिसलेक्सिया कहते हैं, एक पठन विकार है। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में किस पर आधारित, व्यवहारवादी सिद्धांत पर आधारित है। ध्यान दीजिएगा, अशक्त बच्चों की स्वानुभूति, ये सब जो है करना नहीं है। स्वानुभूति भी नहीं होती है आज के समय में। आप सभी को पता होगा दिव्यांग बोल दिया गया है, कोई भी अशक्त बच्चे हैं उसको दिव्यांग बोला गया है, यानी उसको आप भी सम्मान सूचक शब्दों के साथ उसको एक तरह से उसको बुलाएंगे या उसके बारे में संबोधन करेंगे। अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, सदैव मानवतावादी परिप्रेक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के अंदर मानवता ना हो तो वो एक तरह से हैवान बन जाएगा। भविष्य में किसी भी स्थितियों के अनुसार मानवतावादी उसका अधिकार होना चाहिए, सभी के बारे में सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए। संरचनात्मक ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या होता है, यत्रवत याद करने वाला प्रबलन पर केंद्रित है, अनुबंधन द्वारा अर्जित है, अवबोधन की प्रक्रिया पर। जब तक आपको अवबोधित नहीं होगा, आपको आत्मचिंतन और नहीं कीजिएगा, आपको अपना स्वयं का ज्ञान नहीं होगा बेहतर तरीके से, तब तक जो है ना अधिगम प्राथमिक रूप से नहीं हो सकता है। ठीक है, सामान्य तौर पर भी नहीं हो सकता है। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों द्वारा बताए गए स्वानुभूति सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, बच्चों के इन सिद्धांतों का अनदेखा करना चाहिए। आप सदैव ऐसे सब सवालों में देखेंगे नेगेटिव माइंडसेट जरूर देगा, लेकिन करना चाहिए। बच्चों को दंडित नहीं करना चाहिए। आप फिर टीचर के रूप में जो है ना फेल हैं। बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत को बदल देना चाहिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रतिकूल परमाणु उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अनेक द्वारा सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में, ठीक है, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, इसके बारे में
प्रतिकूल प्रमाण उदाहरण को प्रस्तुत करते जाइए और बच्चों के सिद्धांतों को चुनौती देना जिससे कि वह और बेहतर हो सके। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, देखते चलिए। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? पहले समांतर शिक्षक केंद्रित शिक्षा था, ठीक है। नई शिक्षा नीति के अनुसार अब हो गया है बाल केंद्रित। तो बाल केंद्रित शिक्षा नीति के अनुसार क्या है, केवल पाठ्य पुस्तक नहीं, बच्चों के यथावत याद नहीं, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों नामांकित वर्गीकृत, आप क्लासिफाइड नहीं कर सकते हैं बच्चों को। ठीक है, बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना ये आपका सदैव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते चलिए क्या है, कितना इजी है, सीटेट आसानी से आप पास कर सकते हैं। संवेग संज्ञान एक दूसरे के क्या है, पूर्णतः अलग है, स्वतंत्र है, सन्निहित है, इम्बेडेड। देखिए ये दोनों एक दूसरे से सन्निहित है, यानी अलग नहीं कर सकते। संवेग और संज्ञान संबंधित नहीं कदापि, ये सब तो क्या आप सिंपल सब क्वेश्चन रहेगा, लॉजिक लगाना है। ठीक है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अधिगम पुनरुत्पादन एवं संस्मरण या स्मरण की एक प्रक्रिया है, ध्यान दीजिएगा। अधिगम यथावत याद करने की प्रक्रिया है। ठीक है, अधिगम आवृत्तीय संबंध के व्यवहारों का अनुबंधन है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर अधिगम सक्रिय विनियोजन द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। अधिगम आवृत्तीय व्यवहार संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन नहीं है। तो अधिगम क्या हो जाएगा, सक्रिय विनियोजन के द्वारा, यानी अधिगम आप जब एक्टिव मोड में होते हैं तो कहीं न कहीं आप बेहतर सीखते हैं। तो अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण देने के लिए क्या करना चाहिए? अवधारणात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। ठीक है, यह विद्यार्थी में भ्रांति उत्पन्न करता है, गलत। यह अभाव करता है, ठीक है। यह अवधारणा समझ के बजाय कार्यविधिक ध्यान केंद्रित कर, गलत। तो ये क्या करना चाहिए? अवधारणात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। जब आप उसको एग्जाम्पल देते हैं तो और बच्चे बेहतर होते हैं, अपने आप को बेहतर करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? बाह्य विप्रेरणा में कमी होती है, क्या ध्यान दीजिएगा, आंतरिक विप्रेरणा बढ़ती है। ठीक है, ये बच्चों के प्रदर्शन आधारित लक्ष्य निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, बच्चों में स्वाभाविक अभिरुचिता जिज्ञासा कम होती है। अगर आप सदैव इसको दंड और पुरस्कार के बारे में करेंगे तो इसकी जो स्वाभाविक जिज्ञासा या अभिरुचि है वो कम होने लगेगी। ठीक है, जिस बच्चे को पुरस्कार नहीं मिला उसके अंतर्गत ये सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगेगी। निम्नलिखित में कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? ध्यान दीजिए, शारीरिक दंड बता दीजिए, गलत है। सहयोगात्मक अधिगम पर्याप्त, ठीक है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ये अभी का समय है, अभी सतत एवं समग्र मूल्यांकन है। निरंतर तुलनात्मक तो कदापि नहीं करना। तो 2 और 3 आपका बी ऑप्शन में है। देखिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है, देखते चलिए, कुछ नहीं है सीटेट धुआं उड़ेगा आप सभी का। ठीक है, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? एक व्याख्यान देकर, प्रतियोगिता अवसर की व्यवस्था करके, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा करके। ये ध्यान दीजिएगा, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अगर आप अवसर उपलब्ध कराते हैं तो बच्चे बेहतर हो जाते हैं। प्रतियोगिता अवसर की व्यवस्था करके नहीं। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, जरा देखते चलिए। एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार, अभी मैंने बताया था, वो पुरस्कार उसका समस्या का समाधान नहीं थे, केवल तो कदापि नहीं। वन लाइन नोट अभी भी बोला, गलत उत्तर को स्क्वायर और दंडित करके, कदापि नहीं। देखिए कितना पॉजिटिव सेट माइंड है यहाँ पर कि आपको ऑप्शन को देखना है, ढूंढना है, और आपको सदैव 2 ऑप्शन तो आपको ऐसे ही छट जाएगा। 2 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको सस्पिशियस लगेगा, बाकी एक ऑप्शन सबसे ज़्यादा 100% पॉजिटिव रहेगा। तो 100% पॉजिटिव को आपको ले लेना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, निम्नलिखित अवधि में किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास की तीव्र गति से घटित होता है? देखिए शिशुवावस्था प्रारंभिक, जी हाँ यही होता है। शिशुवावस्था प्रारंभिक बाल्यावस्था में सर्वाधिक तीव्र रहता है। बच्चे का लगभग जो है ना, आप कह सकते हैं 90% दिमाग जो है ना विकास हो जाता है 2 वर्ष की अवस्था तक। प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था ये नहीं हो जाएगा। जब एक हो जाएगा दूसरा कैसे हो सकता है? नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास परिवर्तित होता है, ध्यान दीजिए ये गलत है। विकास अनुवंश से परिवर्तन दोनों द्वारा प्रभावित होता है। ठीक है, विकास सार्वभौमिक है तो संस्कृत इसे प्रभावित नहीं करते। तो यहाँ पर विकास
परिवर्तित हो जाएगा। विकास यहाँ पर है सार्वभौमिक है, तो सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। यही चीज़ तो गलत है। आपको पता है कि जो है ना आपका अनुवांशिक और जो है पर्यावरण यानी सांस्कृतिक सामाजिक परिवर्तन, ठीक है, सभी जो है ना कहीं न कहीं प्रभावित करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत होगा, लेकिन इसके अनुसार से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी तीनों को मान लीजिए कि इस सही सही सही, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पूछ रहा है कौन सा सिद्धांत सही नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, वैयक्तिक भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। सिंपल सी बात है, जब समाज में आप जान सकते हैं पर्यावरण इसका इम्पोर्टेंट घटक है, साथ ही साथ अनुवांशिक भी है। आप कह सकते हैं लोगों द्वारा मताप्रत अनुवांशिक संकेत गलत, जन्मजात संकेत गलत, पर्यावरण गलत। अनुवांशिक और पर्यावरण जहाँ पे होंगे वो दोनों आपका सही हो जाएगा। बीच जटिल पारस्परिक क्रिया देख सकते हैं आप, पहाड़ी वाले इलाकों में बच्चे जो है ना बौने भी होते हैं और अत्यधिक वायुमंडलीय दाब वहाँ पर जो है क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये और कहीं न कहीं वहाँ वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से अत्यधिक गोरे भी होते हैं। तो ये अनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया होती है। मैदानी इलाकों के जो है ना कोई भी व्यक्तित्व जो है ना या कोई भी बच्चे बोल सकते हैं लंबे कद काठी के होते हैं। इसका मुख्य कारण है, ठीक है, पर्यावरण। ठीक है, अनुवांशिक भी एक इसका कारण होता है, जिसके माता पिता जिसके जीन से संबंधित होते हैं, ठीक है, जिसके लंबे हैं, जिसके बौने हैं, तो वो उस तरह से उस विकार को या उस आकार प्रकार को, कद काठी को भी ग्रहण करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक सामाजिक कारण एजेंसी है। अब यहाँ पर पहला नंबर तो परिवार है, परिवार आस पड़ोस। द्वितीय क्या है, तो द्वितीय आपका परिवार आस पड़ोस पहला हो गया, परिवार मीडिया नहीं, मीडिया तो द्वितीय हो जाएगा, विद्यालय मीडिया। जी हाँ, यहाँ पर ध्यान दीजिए, परिवार इसमें है, ये गलत हो जाएगा, परिवार आस पड़ोस भी गलत हो जाएगा। बचा क्या, विद्यालय और मीडिया। देखिए सवाल कितना सिंपल, अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहेंगे तो सीटेट आसानी से आप पेडागोजी को बेहतर कर सकते हैं। आगे भी हम आप लोग को बेहतर ट्रिक्स और टेक्निक्स बताते रहेंगे, और इसके बाद आप सभी को सिंपल से जो है ना, जिसको नहीं भी आता है कुछ, उसको भी सीटेट पास करना बताएंगे। आप सभी इस चैनल से जुड़े रहेंगे, सीटेट से संबंधित प्रिपरेशंस कंटिन्यू कराते जा रहे हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे। धन्यवाद।